हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10th क्लास का हिंदी पढ़ेंगे और पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ का नाम है हमारा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसा हमारा प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर आया है हमारे सामने कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं, यानी कि जो परंपरा के मूल्यांकन जो हमारा पाठ है उसे किसने लिखा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन ए है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी है गुणाकर मूल्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा उसे आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से आपको परीक्षाओं में भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जिसमें से एक जो ऑप्शन होगा वह सही होगा और उसे ही आपको टिक करना होगा, उसे ही आपको घेरना होगा। अब तो यहाँ पे घेरने वाले परीक्षाओं में आ गए हैं, उसे पूरी तरह से ब्लॉक करना रहता है, जो गोल घेरा दिया हुआ रहता है उसको पूरी तरह से रंगना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं उनके बारे में उनका नाम आपको बताना है। यदि मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उनका नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए यहाँ पर प्रश्न है और प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। ठीक है, आपको बताना है कि उन्होंने बीए किस विश्वविद्यालय से किए हुए थे। ठीक है, ये आपको बताना है कि उन्होंने बीए किस विश्वविद्यालय से किए हुए थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय से, पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय से, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय से, तीसरा ऑप्शन है प्रयाग विश्वविद्यालय से और चौथा ऑप्शन अपना डी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय से। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस स्कूल से किस विश्वविद्यालय से किए हुए थे। तो वे लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। ठीक है, उन्होंने बीए कब किया था ये आपको बताना है। उन्होंने बीए कब किए हुए थे तो ये आपको बताना है रामविलास शर्मा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1933 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी। तो जो रामविलास शर्मा जी थे वो कब बीए किए हुए थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1932, 1934, 1933 और 1931। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है कौन होगा। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 1932 ईस्वी में उन्होंने बीए किए हुए थे। ठीक है, 1932 में उन्होंने बीए किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो रामविलास शर्मा जी थे वो किस संस्थान के, ठीक है, किस संस्थान के निदेशक बने हुए थे। ठीक है, क्या बने हुए थे, निदेशक बने हुए थे। तो उस संस्थान के नाम बताना है आपको कि वह कौन सा संस्थान था जिसके वे निदेशक बने हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए KM हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी है JM हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य अकादमी और ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा परिषद। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए KM हिंदी संस्थान। KM हिंदी संस्थान के वे निदेशक बने हुए थे। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने हुए थे तो KM हिंदी संस्थान के वे निदेशक बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, KM हिंदी संस्थान के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, यानी निराला के साहित्य साधना नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। तो ये आपको बताना है निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय और तीसरा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और चौथा ऑप्शन यानी डी है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो है निराला की साहित्य साधना इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इन चारों में से एक ऑप्शन जो है सही है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यदि मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा नाम लिखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, रामविलास शर्मा। निराला की जो साहित्य साधना नामक पुस्तक थी उस पर उन्हें रामविलास शर्मा को थी जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था, जो कि उनका पुस्तक का नाम था निराला की साहित्य। यानी इसी पुस्तक पर उन्हें जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो उन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, तो या अगर आप हमारे पिछली वीडियो यानी इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो है उसे आप नहीं अभी तक देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए इस वीडियो के बाद, उसमें पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रश्न कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए, ठीक है, सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, जब साहित्य का हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, जब हम साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर सी है जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है और ऑप्शन नंबर डी है जो जातिवाद का पोषक है। तो ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपने देख लिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो श्रमिक जनता के हितों में, ठीक है, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो हमारे बताने के बाद भी आप लिखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। इससे होगा ये कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। ठीक है, लिखने से याद हो जाता है। आप चाहें तो इस प्रश्न को और इस उत्तर को अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न और उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी आपको कब हुआ था यानी डेट बताना है कि कब हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20 सितंबर 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर 1914 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 है, ऑप्शन नंबर बी है 20 सितंबर 1913, ऑप्शन नंबर सी है 25 नवंबर 1914 और ऑप्शन नंबर डी है 10 अक्टूबर 1911। तो आपको बताना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हमारा सही आंसर होगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। यदि आपको आंसर नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ठीक है, आपको लिखना है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। देखते हैं कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है और लिख रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को भी बताइए और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई चल रही है 10th क्लास की। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए प्रश्न को देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। ये प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। पहला है कहानी और दूसरा ऑप्शन है बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी है संस्मरण और अब चौथा ऑप्शन यानी डी है लघु कथा। तो जो हमारा सही आंसर है वह है निबंध। ठीक है, क्या है, निबंध है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वह क्या है, एक निबंध है, निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ये निबंध की क्षेत्र का रचना है। ठीक है, निबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, निबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। ये आपको बताना है कि जो साहित्य है उसमें विकास की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है समाज की तरह, ऑप्शन नंबर ए है समाज की तरह, ऑप्शन नंबर बी है जंगल की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जंगल की तरह, ऑप्शन नंबर सी है
शहर की तरह, और ऑप्शन नंबर डी है परिवार की तरह। तो जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया है वह किस तरह से संपन्न होता है, यही आपको बताना है। तो जो साहित्य में विकास की प्रक्रिया है वह समाज की तरह संपन्न होता है, यानी समाज में जिस तरह से विकास की प्रक्रिया होती है उसी तरह एक साहित्य में, एक साहित्य की रचना में या साहित्यकार के बीच इसका विकास समाज की तरह ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, साहित्य की तरह। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए साहित्य की तरह, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर वीडियो चल रही है, 10th क्लास की तैयारी की जा रही है। हर वीडियो आएगी, हर चैप्टर की वीडियोज आएगी, हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ठीक है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। सारे यूरोप यानी पूरे यूरोप को क्या किया, प्रभावित किया था। ठीक है, अपनी सभ्यता के बल से पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है एथेंस। तो ये 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एथेंस। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन होगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लोग जानते हैं, कौन कौन से लोग इन्हें इस चैप्टर को पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं या नहीं, ये आपको इस आंसर को देने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है, चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि कौन है देश, कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो वो देश था ऑप्शन नंबर डी हमारा एथेंस। एथेंस जो ऐसा देश था जिसने पूरे यूरोप को अपनी सभ्यता के बल से प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, एथेंस। ऑप्शन नंबर डी, सभ्यता के बल से उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग परंपरा के मूल्यांकन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न को। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? यहाँ पर बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। पीछे आया था एक क्वेश्चन और कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, यानी परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन है या किसकी कृति है, ये सब एक ही बात है। तो ये आपको भुलवाने के लिए 2 बार क्वेश्चन को दिया गया है, कृति का है या रचनाकार का है या रचना का है, तो ये सारे बात एक ही होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जवाब सही देता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिद्दीनकर और ऑप्शन नंबर सी है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र। तो जो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो वह कृति है ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा बिल्कुल सही, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या आप लिख सकते हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, रामविलास शर्मा, इसे याद रखिएगा हमेशा। डॉक्टर रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार हैं। कृति इनकी ये कृति है, तो कुछ भी कहे, कृति कहे, रचनाकार कहे या लेखक कहे, तो इन सारे बातों का मतलब एक ही होता है कि जो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। ठीक है, या किसकी कृति है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी कृति है। तो इसे प्रश्न को थोड़ा बदल दिया गया है आपको भुलवाने के लिए। परीक्षाओं में भी इसी तरह से उलटफेर कर दिया जाता है, लेकिन मतलब जो प्रश्न का होता है वो नहीं बदलता है। ठीक है, बस शब्दों को बदल दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान, ठीक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि जो लकीर के फ़कीर हैं, ठीक है, जो लकीर के फ़कीर हैं उनके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है जो रूढ़िवादी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है क्या, जो रूढ़िवादी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपको बताना है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान, ठीक है, साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है सबसे ज़्यादा आवश्यक है, किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य के युग को परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य के में जो साहित्य का परंपरा का ज्ञान है वह जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जो लोग साहित्य में युग को परिवर्तित करना चाहते हैं यानी बदलना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ठीक है, साहित्य जो है सापेक्ष रूप में होता है। तो यहाँ पर पहला है पराधीन। ठीक है, पराधीन, दूसरा ऑप्शन है स्वाधीन, और तीसरा ऑप्शन है अपना कलाधीन, और चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी राज्याधीन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा उसे आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, तो हम चलिए बता देते हैं आपको। ये होता है ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन। हमारा सही आंसर होगा स्वाधीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्वाधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अविच्छिन्न। ठीक है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला है खंडित, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है अटूट, तीसरा नंबर है प्रवाहित, और चौथा ऑप्शन नंबर डी है ठहराव। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह होगा अटूट। अविच्छिन्न का अर्थ होता है अटूट, यानी जो नहीं टूट सकता। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा अटूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अटूट होता है, अटूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। ठीक है, कौन सा विभाग था जिसमें वे अध्यापन कार्य किए हुए थे, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, और ऑप्शन नंबर सी है इतिहास, और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। तो आपको बताना है कि ये चार जो है हमारा ऑप्शन, इसमें से सही आंसर कौन होगा, यानी कि रामविलास शर्मा जी जो थे वह लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किए हुए थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी। यदि आपको आंसर मालूम है तो हमारे बताने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, यदि अभी तक आपने इस जो वीडियो हमारा चल रहा है यानी कि परंपरा के मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वीडियो है, ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है, या प्रश्न उत्तर करके हमारा जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, और उसमें से आप ये परंपरा के मूल्यांकन का जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, यानी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, यानी ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, ये प्रश्न है, तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो चलिए ऑप्शन जान लेते हैं इसका कि क्या हो सकता है। पहला है समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवाद, और ऑप्शन नंबर सी है जातिवाद, और ऑप्शन नंबर डी है परिवारवाद। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। ठीक है, ये जो प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, ये हमारी परंपरा के मूल्यांकन जो हमारा पाठ है उसके आधार पर लिया गया है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है। अगर आप परंपरा के मूल्यांकन के पाठ को पढ़ेंगे अपने हिंदी के बुक से तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा जो आवश्यक है, कौन सा चीज़ आवश्यक है, ये चारों में से कौन सा आवश्यक है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता कौन है, तो ये आप जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि कौन आवश्यक है इस पाठ के अनुसार। तो इस पाठ की दृष्टि के अनुसार हमारे लिए समाजवाद, ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय आवश्यकता है वह समाजवाद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, समाजवाद। याद रखिएगा, समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये परंपरा के मूल्यांकन पाठ के आधार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण, ठीक है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है, यानी कौन ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रतिभाशाली मनुष्य की, यानी ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली मनुष्य की, ऑप्शन नंबर बी है भाग्यवादी मनुष्य की, ऑप्शन नंबर सी है परिश्रमी मनुष्य की, और ऑप्शन नंबर डी है पूंजीपति मनुष्य की। तो ये चार ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है और आपको बताना है कि साहित्य के निर्माण में, ठीक है, जो हमारा साहित्य का निर्माण होता है उसमें किनकी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, किनकी भूमिका अहम होती है, निर्णायक होती है, ये आपको बताना है। तो साहित्य के निर्माण में हमेशा प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि साहित्य के निर्माण में हमेशा प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के
आपस में यहाँ पर होगा, ठीक है, आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ठीक है, आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ठीक है, जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1915 ईस्वी, 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति और 1918 की क्रांति। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 1918 की क्रांति। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन होगा। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है, डेट के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद, ठीक है, 1917 ईस्वी की क्रांति। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, ठीक है, ये आपको बताना है कि परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन और देखते हैं कि क्या आपको मालूम है कि परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। यदि नहीं मालूम है तो धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए और हम आपको बताएंगे कि किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर बी है नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश गुप्त की और ऑप्शन नंबर डी है नागेंद्र की। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा की, ठीक है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, रामविलास शर्मा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, ठीक है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो ये प्रश्न है और इसके जो हमारा ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि धर्म के ज्ञान से, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से और ऑप्शन नंबर सी है कला के ज्ञान से और ऑप्शन नंबर डी है इतिहास के ज्ञान से। तो जो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है वह होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही आलोचना का विकास होता है। एक आलोचक या एक आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ठीक है, किस व्यवस्था में संभव है, यानी जो साहित्य का पूर्ण ज्ञान है वह किस व्यवस्था में संभव है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी है जातिवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी है समाजवादी व्यवस्था में और ऑप्शन नंबर डी है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ठीक है, पूर्ण ज्ञान, ठीक है, आपको बताना है कि पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था यानी किस व्यवस्था में संभव है, ठीक है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें परंपरा के ज्ञान, जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान है वह पूर्ण रूप से संभव है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। जो हमारा समाजवादी व्यवस्था होता है उसमें साहित्य की परंपरा का ज्ञान का पूर्ण, ठीक है, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से ज्ञान का, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो होता है वह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समाजवादी व्यवस्था में किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर, पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और नगरीय संस्कृति। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा प्राचीन संस्कृति। जो समाजवादी व्यवस्था है वह कभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ती है, वह अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को कभी भी नहीं त्यागती है। एक समाजवादी व्यवस्था कभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं त्यागती है, नहीं तोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेंस किस महादेश में है, ये आपको बताना है कि एथेंस किस महादेश में है। तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी है एशिया में और ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका में और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो एथेंस है वह है यूरोप, ठीक है, यूरोप महादेश में, ठीक है, यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, यूरोप में है, ठीक है। एथेंस जो है कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में, आपको याद रखना है यूरोप।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होती है? ठीक है, सभ्यता का जो हर स्तर होता है क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है कि क्या वो नहीं होता है। तो पहला है धर्म युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है कर्म युद्ध, और ऑप्शन नंबर सी है वर्ग युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व युद्ध। तो जो हमारा सभ्यता का हर स्तर होता है वह नहीं होता है, यानी आपको बताना है कि कौन नहीं होता है, वह धर्म युद्ध वर्ग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वर्ग युद्ध नहीं होगा। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वर्ग युद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न को पढ़ते हैं। वायरन, वायरन ठीक है किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो यहाँ पर है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंच। तो यहाँ पर जो आपको आंसर होगा वो होगा सी, ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की तरफ। निराला की साहित्य साधना किसके कितने खंडों में रचित है? ये आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में रचित है, यानी इसके कितने भाग हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 खंडों में, ऑप्शन नंबर ए है 2 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी है 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी है 4 खंडों में, और ऑप्शन नंबर डी है 5 खंडों में। तो यहाँ पर जो निराला की साहित्य साधना है वह 3 खंडों में रचित है, यानी 3 भागों में 3 खंडों में रचित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 3 खंडों में। यदि आपको आंसर मालूम है तो हमारे बताने से पहले ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर आप इस प्रश्न और उत्तर का एक नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पर जो है वीडियो बन रही है 10th क्लास के परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक में कितनी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? ठीक है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं जो है संग्रहित है? ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो जो तार सप्तक है उसमें कितने कवियों की जो रचनाएं हैं वो संग्रहित है, कितनी कवियों की कविताएं या रचनाएं संग्रहित है, तो वो आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं तार सप्तक, सप्तक यानी 7, सप्तक सप्तक सप्तम, ठीक है, सप्तम। ठीक है, तो ये 7 को इंगित करता है सप्तक, ठीक है, सप्तक, ठीक है, तार सप्तक। ठीक है, इसमें कितने कवियों की रचनाएं संग्रहित है? तो 7, याद रखिएगा। कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो 7। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए 7। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जो साहित्य है वह सापेक्ष रूप में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो साहित्य है सापेक्ष रूप में, यह प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न पहले आ चुका है यार, आपको बताना है कि यहाँ पर सही क्या होगा। पहला है पराधीन, दूसरा है जड़, तीसरा है परतंत्र, और चौथा ऑप्शन नंबर है स्वाधीन। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन को बदला गया है और आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है? तो वह होता है स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। इस प्रश्न को पहले भी बताया गया है। यदि आप इस तरह से ध्यान नहीं दीजिएगा अच्छी तरीक़ा से तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है परीक्षाओं में, तो इसीलिए ध्यान देकर वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न है कि लैटिन कवि कौन है, यानी इस पाठ के अंदर एक लैटिन कवि के बारे में बताया गया है और उन्हीं को आपको इसमें बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कौन लैटिन कवि है। पहला ऑप्शन है वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए वर्जिल, ऑप्शन नंबर बी है वायरन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है शेक्सपियर, और ऑप्शन नंबर डी है रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक जो कवि हैं वो हैं लैटिन कवि, यानी लैटिन कवि। इस पाठ के अनुसार यानी परंपरा के मूल्यांकन का जो हमारा पाठ है उसमें एक लैटिन कवि का जिक्र किया गया है और आपको बताना है कि वह लैटिन कवि कौन है जिसका जिक्र इस पाठ के अंदर किया गया है।
तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिल। ठीक है, वर्जिल एक लैटिन कवि थे। ठीक है, लैटिन भाषा होता है जिसके वो कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। ठीक है, फिर से ये प्रश्न दोहराता हुआ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दूधनाथ सिंह का, ऑप्शन नंबर बी है रघुवीर सहाय की, और ऑप्शन नंबर सी है रामविलास शर्मा की, और ऑप्शन नंबर डी है मुक्तिबोध की। तो यहाँ पर ऑप्शन को बदला गया है, लेकिन प्रश्न पहले से ही आपको पूछ दिया गया है इस वीडियो के ही अंदर में। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर कौन होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको नहीं याद है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि निराला की जो साहित्य साधना है वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना। आप ध्यान देकर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो में एक दो क्वेश्चन को दोहराया गया है ताकि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ले सके, इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर है उसे कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। ठीक है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। यदि आप हमारे वीडियो की हमारे जो वीडियो हम लोगों ने चढ़ाया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस पाठ का, उसे अगर आप देखे होते तो इसका आंसर आप जरूर बता देंगे कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। ये आप जरूर बता दीजिएगा। यदि आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो हम चढ़ाए हैं इस वीडियो के अंदर इस पाठ का परंपरा के मूल्यांकन का, उसे अगर आप देखे होंगे तो बता सकते हैं कि परंपरा और उनका प्रेमचंद्र और उनका युग, ठीक है, जो रचना है वह किनकी है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र की, ऑप्शन बी है डॉक्टर मुरारी मनोहर जोशी की, ऑप्शन नंबर सी है दिनकर की, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद्र और उनका युग है वह रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, तो इनके ये रचना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का ही रचना है प्रेमचंद्र और उनका युग। यदि आप हमारे इस जो पाठ हमारा है परंपरा का मूल्यांकन, इसका अगर आप क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है बहुत कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये आपको बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई दोनों बताना है। तो 1999 में महाराष्ट्र में, ठीक है, 2000 ईस्वी में दिल्ली में, और 2001 में मालदाव में। ऑप्शन नंबर डी है 2002 कानपुर में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि कौन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। 2000 ईस्वी में वो दिल्ली में उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर मृत्यु न लिखकर देहांत भी लिख सकता है। तो इस तरह से शब्दों को बदला जाता है, लेकिन उनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। यहाँ पर प्रश्न है कि अज्ञेय ने तारसप्तक कब संपादित किया। ठीक है, तो ये तारसप्तक जो है वह कब संपादित किया गया था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1943 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी है 1945 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो तारसप्तक है वह संपादित किया गया था 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा 1943 ईस्वी में। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पहले लिखिए आप। ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और ये भी लिखिए 1943 ईस्वी, ताकि आपको याद रहे कि तारसप्तक जो है वह कब संपादित किया गया था, 1943 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया। अब यहाँ पर देखिए शर्मा जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा उनके बारे में ही बात किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के बारे में ही बात किया गया है। केवल यहाँ पर शर्मा जी लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और आ गया, नहीं, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के बारे में ही बात किया गया है। ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया, उन्होंने किसे दान स्वरूप कर दिया, यानी कौन था जिसे उन्होंने दान दे दिया। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं
वो किसे दिए हुए थे? पहला ऑप्शन है गरीबों को, ऑप्शन नंबर बी है बेरोजगारों को, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार को और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार को। तो जो शर्मा जी यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो थे वह अपने पुरस्कार की राशि, ठीक है, अपने पुरस्कार की राशि किसे दान दिए थे? तो वह भारत सरकार को उन्होंने दान दे दिया था। किसे दान दे दिया था? भारत सरकार को अपनी राशि दान स्वरूप दे दिए थे कि हमें जो पुरस्कार मिला है वो हम अपने भारत सरकार को दे देते हैं, ठीक है। दान के स्वरूप उन्होंने अपने राशि को, पुरस्कार की राशि को भारत सरकार के दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अति प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी है अति सुखदायी, ऑप्शन नंबर सी है अति सुंदर और ऑप्शन नंबर डी है अति कुरूप। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अति प्राचीन, अति सुखमय, सुखदायी और ऑप्शन नंबर सी है अति सुंदर, ऑप्शन नंबर डी है अति कुरूप। यहाँ पर जो आदिम का अर्थ होता है वह होता है अति प्राचीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, अति प्राचीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, अति प्राचीन आदिम का अर्थ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है ये आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? यदि आप हमारे जो परंपरा के मूल्यांकन का जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का वीडियो है, उसे अगर आप देखे होते या देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर ए है हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर बी है गुणकर मूल्य की, ऑप्शन नंबर सी है नलिन बिलोचन शर्मा की और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना है वह रचना है अपने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा जी का, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आज के इस वीडियो के में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो सकते थे सभी को हमने इस वीडियो के अंदर देखा, पढ़ा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी दिखाइए, उन्हें कहिए कि हाँ यहाँ पर 10th क्लास की जो क्लास है वह चालू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर 10th क्लास की चालू हो गया है क्लास और आपको हर एक विषय की, हर एक चैप्टर की जो वीडियो है वह अपलोड की जाएगी इस चैनल पर और आपको बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर मिल भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।